हेलो। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्टर्लिन हीट इंजन के बारे में। ठीक है। तो स्टर्लिन हीट इंजन को है को जो है रॉबर्ट स्टर्लिन नामक एक साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, जो 1816 ईस्वी में। ठीक है। तो अगर हम स्टर्लिन हीट इंजन के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मेजर और बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की लॉ के बारे में बात करें तो हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी टू द अनदर फॉर्म, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, एक मेजर रोल है। तो अगर हम स्टर्लिन हीट इंजन के बारे में बात करें तो इसमें देखिए एक पिस्टन होता है। ठीक है, यहाँ का अगर हम डिस्कस करें अच्छे से तो एक जो है आपका कुछ इस तरह का जो है एक चैम्बर रहेगा। ठीक है, चैम्बर इस तरह रहता है। इस चैम्बर में जो है आपका पिस्टन कुछ इस तरह लगा रहता है। ठीक, ये आपका पिस्टन है। ठीक, और इसके एक सिरे पे जो है, एक सिरे पे हम हीट एनर्जी देते हैं और दूसरे सिरे पे क्या है, हम एक कोल्ड एयर, यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर यहाँ से हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस सिरे पे क्या, यहाँ इस सिरे से जो है हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, और यहाँ से जो है कोल्ड एयर हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या है, इसमें एक हम कह लीजिए सिंपली एयर, यानी देखिए एक ये क्लोज चैम्बर है। क्लोज चैम्बर के साथ क्या है, एक ये पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन जो है एक यहाँ जो पिस्टन के जो ये रॉड है, इससे जो है एक कनेक्टिंग रॉड जो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड कुछ इस तरह रहेगा और उसके साथ जो है आपका एक कह लीजिए क्रैंक शाफ्ट अटैच होता है। ठीक है, जिससे क्या है कि ये डायरेक्टली, यानी जो ये पिस्टन है, ठीक है, ड्यूरिंग हीट ये एक्सपेंड करेगा और जब इसको कोल्ड एयर देंगे तो कुछ इस तरह ये मूव करेगा। ठीक है, यानी लेफ़्ट टू राइट ये मूव करेगा। तो इस पर अटैच जो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो क्रैंक शाफ्ट अटैच है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में जो क्रैंक शाफ्ट अटैच है जो इस तरह का है, अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का जो है ये जो है क्रैंक शाफ्ट जो है यहाँ से अटैच रहता है। ठीक है, तो इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में जो है, फिर से ड्रा करते हैं, इसमें कुछ इस तरह का जो है चैम्बर होता है, ये पिस्टन है। ठीक है, यहाँ से हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ से जो है हम कोल्ड एयर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, तब देखिए होता क्या है, इस चैम्बर में एक हम गैस, सिंपली एयर भी यूज कर सकते हैं या फिर आइडियल गैस एयर। देखिए आइडियल गैस अगर हम लेते हैं, ठीक है, देखिए वर्किंग फ्लूइड की भी बात चल रहा है इसमें, वर्किंग फ्लूइड में सिंपली एयर भी ले सकते हैं। ठीक, या फिर कुछ इस प्रकार के एयर जो हीट देने पे सडन इंक्रीज कर जाए, यानी एक्सपेंड कर जाए। ठीक है, और उसको ठंडा करने पर सडनली वो श्रिंक कर जाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए। तो इस प्रकार का अगर आप कोई भी वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है, वर्किंग एयर यूज करते हैं, तो ये ही बहुत इफ़िशियंट होगा। ठीक है, इसके लिए बहुत इफ़िशियंट होगा। अब देखिए क्या है कि एक सिरे से हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी देते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ से हम दे रहे हैं। तो हीट एनर्जी जब ये पाएगा, यानी इसमें क्या है, एक एयर है, एक एयर जब हीट एनर्जी वो पाएगा, ठीक है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, रैंडमनेस आएगा, यानी डिसऑर्डरनेस। ठीक, आप जो है अगर बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगाड्रो लॉ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, या पी इक्वल टू रो आर टी, ठीक है, ये फार्मूला है, इस बेस पर अगर हम जाएँ तो, या फिर सिंपल गैस लॉ पे अगर हम जाते हैं तो गैस का नियम क्या है, कुछ ऐसे भी गैस के पार्टिकल होते हैं जिनको आप हीट देते हैं, यानी कोई एनर्जी अगर देते हैं तो उसके पार्टिकल क्या है, सडनली क्या है, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद क्या है, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, माने अगर उस पार्टिकल में आप एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइट हो जाता है। ठीक है, यानी वो बहुत तेज़ी से जो रैंडमनेस उसमें आता है, बहुत तेज़ी से क्या है वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, ऐसे जिगजैग से बहुत तेज़ी से मूवमेंट करेंगे एक्साइट हो जाने पे। ठीक है, मूवमेंट करने से क्या है, यानी जब सभी पार्टिकल मूव करेंगे
तो क्या है वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, वो एक्सपेंड करेगा, ठीक। और उसको अगर आप उसमें से हीट एनर्जी आप निकाल लेंगे, उसमें आप कोल्ड एयर या कंप्रेस्ड एयर अगर आप देते हैं, ठीक है, यानी कोल्ड एनर्जी उसको आप अगर प्रोवाइड कराते हैं तो वो सडनली क्या है श्रिंक कर जाए, ठीक है, श्रिंक कर जाए या कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो इस प्रकार का हम वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इस सिरे पे क्या है, इस सिरे पे हमने जो है हीट दिया यहाँ से, ठीक है, इस साइड पे हमने हीट दिया। तो हीट देने पे जो आपका वर्किंग फ्लूइड है यानी एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हुए, ठीक है, उनमें रैंडमनेस आया, डिसऑर्डरनेस हुआ, ठीक है, वो तेज़ी से एक्साइट होना स्टार्ट किए। एक्साइट किए तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ किया, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, एक्सपेंड करेगा। तो जो ये पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ जो है एक कनेक्टिंग डॉट है, कनेक्टिंग डॉट से जो है क्रैंकशाफ्ट अटैच है, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट क्या है आपका एक रोटेशन वो ले लेगा, ठीक है, कह लीजिए 180 डिग्री जो है हाफ रोटेशन के आसपास में वो लेगा। उसके बाद जब ये पिस्टन यहाँ अपर पार्ट पे आ जाएगा तो वहाँ पे क्या है हम एक कोल्ड एयर का एक सोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। इस कोल्ड एयर क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर कह लीजिए या कोल्ड एयर कुछ भी आप इसमें सप्लाई करिए, ठीक। अब जब सप्लाई करेंगे तो इसके आसपास जो भी हीट एनर्जी है, जो गैस में हीट है, ठीक है, अब वो क्या है लॉस होगा। जब आप सडनली इसमें कोल्ड एयर प्रोवाइड करेंगे तो वो लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा। तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमनेस है, ठीक है, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कह लीजिए या एक्साइटेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, वो बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम होंगे। बहुत ही कम होने के साथ क्या है जब ज़्यादा कम हो जाएगा तो जो पार्टिकल्स हैं या फिर गैस है वो कंप्रेस होगा और श्रिंक होगा। तो जब श्रिंक होगा तो जो पिस्टन अपर यानी यानी राइट साइड में जो पिस्टन चला आया यहाँ पे वो सीधे जो है फिर जो है लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस हीटिंग कूलिंग चलेगा ऐसे, ठीक है। मतलब इसको जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कर लेंगे यानी इंटरमीडिएट प्रोसेस कह लीजिए। एक बार जो है हम हीट देंगे, उसके बाद जो है जब पिस्टन मूव अपर साइड मूव कर जाएगा तो जो है कोल्ड एयर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर जब कोल्ड एयर का जो है यानी वैल्यू जब 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 पिस्टन जो है आपका राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो हीट एनर्जी देंगे। तो कॉन्टीन्यूअस जो है आप मैं कह लीजिए कि लेफ़्ट राइट ये पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन के मूव करने से क्या है, क्योंकि पिस्टन से ये जो है यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट अटैच है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, तो जो क्रैंकशाफ्ट है वो आपका जो है आपका रोटेट करेगा, ठीक है, 360 डिग्री वो रोटेट करेगा। यानी क्या है आपके लेफ़्ट राइट मूवमेंट से, ठीक है, इस पिस्टन के लेफ़्ट और राइट मूवमेंट से, ठीक है, क्या हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट मूवमेंट से, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगा। अब उस मैकेनिकल एनर्जी को आप जो है देखिए, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम बना रहे हैं तो कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसका आप कोई यूटिलाइजेशन नहीं करें तो वेस्ट है। मैकेनिकल एनर्जी को जो है आप कोई अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते हैं या फिर अदर किसी फॉर्म में उसको चेंज नहीं करते हैं या फिर उस एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप जो है पूरा का पूरा लॉस कर रहे हैं, पूरा ये प्रोसेस लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चूँकि क्रैंकशाफ्ट से जो है हम क्या करते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है मशीनरी में हम यूज़ करते हैं, यानी हार्ड इक्विपमेंट या फिर लोकोमोशन या लोकोमोटिव व्हीकल्स, ठीक है, ट्रक वगैरह, ठीक है, कार व्हीकल, 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स में इन सब का यूज करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, ठीक। नहीं करना चाहिए ये सब। तो आप जो है इसमें सिंपल जो है जनरेटर लगा दीजिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बनी रहा है। तो सिंपल आप जानते हैं कि जनरेटर का काम क्या है, ठीक है। जनरेटर करता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस फिगर की तरफ आते हैं। इस फिगर में देखिए क्या लिखा है। इस फिगर में देखिए बहुत से जो है कंपोनेंट जो है फ्लो कर रहा है, ठीक। तो अगर देखिए अगर हम बात करें तो ये इस सिरे पे क्या हम जो है हीट दे रहे हैं, ठीक, यानी एनर्जी सोर्स दे रहे हैं। तो अब वो उस एनर्जी सोर्स को जो है हम फॉसिल फ्यूल के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू या वेस्ट एनर्जी के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप जो है जैसा वो कैंडल हम लगा के हीट दे रहे थे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कैंडल ही रहे, ठीक है। आप कोई भी एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल माने आप कोल का यूज़ कर लीजिए, ठीक है,
चाहे पेट्रोलियम यूज़ कर लीजिए, चाहे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको हो, यानी मतलब कर लीजिए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, ये आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्या दे रहा है आपका, नेक्स्ट आपका जो है सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में क्या है, एक मिनट, देखिए सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी देखिए ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो किसी तरह कोई वेस्ट नहीं देता, कोई भी स्मोक नहीं होता है, कोई गैस नहीं रिलीज होता है, ठीक है, कोई पॉइजनस गैस नहीं, ये रिन्यूएबल 100% जो है सेफ़ है। तो इस एनर्जी के लिए वैसे इस सिस्टम में देना ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे सिस्टम है जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कि सोलर व्हीकल, सोलर कार यानी इलेक्ट्रिक कार, तो सोलर कार, इलेक्ट्रिक कार में कॉन्सेप्ट बहुत ठीक है कि आप जो है जो भी लोकोमोटिव है या व्हीकल है उसके टेरेस पे जो आप लगा दीजिए, यानी अपर पार्ट पे जो है आप सोलर पैनल को लगा दीजिए, और सोलर पैनल से जो है आपका पूरा जो है इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी वो हीट एनर्जी देगा। देखिए अब ये देखिए कुछ ड्राबैक होते हैं जब फॉसिल फ्यूल के, तो बहुत से ड्राबैक हैं, ठीक है, सभी कुछ तो कंबस्शन चैम्बर में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कंबस्शन चैम्बर में से फॉसिल फ्यूल का अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल का आप जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे पेट्रोलियम होगा, कोल हो गया, ठीक है, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, इन सब में क्या है वेस्ट रिलीज होते हैं, ठीक है, स्मोक, ठीक है, पॉइजनस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, या कह लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, बहुत से ऐसे गैस जो है रिलीज होती हैं। तो ये क्या है, इसको हम एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकाल देंगे, ठीक है, बहुत ही पॉइजनस है, मतलब बहुत ही प्रिवेंशन करना पड़ता है। सोलर एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़ है, ठीक है, इसमें किसी तरह कोई स्मोक नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बार बार हर यूनिट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी यूनिट आप यूज़ करिए उसमें आपको जो है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, सब चीज़ में जो है आपको कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो इस सिस्टम में अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में भी जो है पूरा का पूरा जो है आपका हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो बेसिक इसमें थर्मोडायनेमिक का लॉ लगा हुआ है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक की मतलब ये बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है आप हीट एनर्जी के लिए ये पूरा सिस्टम आप यूज़ करेंगे। बगल में जो आपका हीट टेम्परेचर कंट्रोल है, यानी एंट्रोपी को मेंटेन करने के लिए, ठीक ने इतना करने के बाद जो आप हीट यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, पिस्टन जो है आपका लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा, ठीक है, राइट फिर लेफ़्ट मूव करेगा। मूव करने के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें खैर बना नहीं है, इसमें जो है यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट होता है, ठीक है। जैसे एक बार हम फिर से इसके बारे में ट्राई करते हैं, एक मिनट, देखिए ये कुछ इस तरह का रहता है, पिस्टन ये है, ये कनेक्टिंग रॉड, और ये होता है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो जब ये राइट लेफ़्ट करेगा उसी के हिसाब से जो है ये आपका क्रैंकशाफ्ट जो है ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, हर बार की तरह। तो ये बेसिक जो है थिंक है इसमें, ठीक है। तो देखिए चूँकि क्रैंकशाफ्ट लगा है, क्रैंकशाफ्ट को ऐसे ही मूव तो करने नहीं देंगे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बनेगा तो उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक सिंक्रोनस जनरेटर को हम लगाते हैं। तो जनरेटर का काम आप जानते हैं क्या करता है, जनरेटर जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर यानी 3 फेज जनरेटर, ठीक है, जो डायरेक्टली एसी करंट जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, या फिर आप जो है डायरेक्टली डीसी करंट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो डीसी करंट वाले में तो जो है आपको बहुत से ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, यानी कह लीजिए कि आपको एसी कन्वर्टर यानी डीसी टू एसी कन्वर्टर यानी इन्वर्टर ले लीजिए, ठीक है, इन्वर्टर का भी यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक। चलिए नीचे लिखा हुआ है जो है आपका स्पीड कंट्रोलर, जाहिर सी बात है आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें कि टेम्परेचर की, तो हम इस सिस्टम में जो है टेम्परेचर वर्सेस एक मिनट, चलिए सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम में जो है हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं कह लीजिए इंट्रोपी स्मॉल एस, ठीक है,
इसको हमको कांस्टेंट जो है करना पड़ता है। ठीक, अभी पहले भी बात हो चुका है, अगर एंट्रोपी मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा का पूरा का सिस्टम जो है फेल कर जाएगा। ठीक है, जो भी वर्किंग फ्लूइड या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पाइप्स वगैरह उसमें, ठीक है, उसको मूव करने के लिए वर्किंग फ्लूइड को वो बर्स्ट कर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका जो क्या है, अगर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो जो आपका जनरेटर होता है वो भी एक कांस्टेंट आरपीएम पे रन करता है। ठीक है, आरपीएम कांस्टेंट आरपीएम पे जो है वर्क करता है। ठीक, मतलब एक कांस्टेंट आरपीएम अगर आप उसको नहीं मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी एक कांस्टेंट नहीं मिलता उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई जनरेटर है, अब वो जनरेटर 1000 आरपीएम पे जो है आपका 220 वोल्ट जो है आपको देगा। ठीक है, तो अगर 1000 आरपीएम उसको मिलेगा तभी ना करेगा, उससे कम होगा तो शायद ना जनरेट करे या फिर लो वैल्यू में जनरेट करे। ठीक है, तो देखिए अगर कम करता है ज़्यादा करता है तो मेन देखिए अल्टीमेट आपका क्या गोल है, 220 वोल्ट जो आप चाहिए। ठीक है, ना उससे ज़्यादा आपको आरपीएम चाहिए ना कम आरपीएम। ठीक है, आपका मेन पर्पज़ क्या है, 220 वोल्ट। ठीक, ज़्यादा आरपीएम हो रहा है तो भी आपका पर्पज़ फुलफिल नहीं हो रहा है, कम है तभी आपका पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको हमेशा टेम्परेचर यानी एंट्रोपी को मेंटेन करना है और एक कांस्टेंट आरपीएम मेंटेन करना है, जिससे हमारा जो 220 वोल्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या कह लीजिए हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफिल कर जाए। ठीक है, एक्चुअली में ये 220 वोल्ट नहीं जनरेट होता है। ठीक है, जो भी पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, वो लगभग कह लीजिए कि 15,000 से लेके 35,000 वोल्ट तक की जो के आसपास में जो है वो जनरेट करते हैं। वो तो हमारे जब इंडिविजुअल यानी जब कॉलोनी तक आता है तो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है उसको 11,000 से लेके, ठीक है, 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस ये जो आपके समझाने के लिए है। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल इस प्रोसेस को जो है हमने ये जाना, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।